नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को आज कई विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में 9,240 करोड़ रुपए लागत से बनी 33 सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री से कई मांग भी की है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सभी मांगों को लगभग पूरा करने की बात कही है। ये देव नाटक की आगमन की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए हम आपको स्मृति चिन्ह भेंट जी को एडीजी मंत्रालय। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी, नेता गडकरी जी का कई बार कार्यक्रम बना, कभी वर्चुअल तो कभी यहाँ आने का, लेकिन उनकी ज़्यादा इच्छा थी कि रायपुर आए, वर्चुअल के बजाय भौतिक रूप से उपस्थित होकर इस कार्य को संपादित करें। तो बहुत कृपापूर्वक उन्होंने समय दी और आज भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के रोड हम ऐसे बनाएंगे कि 5 साल में छत्तीसगढ़ के रोड अमेरिका के बराबर होंगे के विश्वास आपको देना। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो रायपुर विशाखापट्टनम हमने ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, इसका काम शुरू हो गया है। ये करीब 16,000 करोड़ रुपए का है और इससे रायपुर से विशाखापट्टनम का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर कम होगा और जिसमें रायपुर से छत्तीसगढ़ के जितनी खनिज संपत्ति है वो स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया में जाएगी और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ये कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोडागांव, उड़ीसा के नंबरंगपुर, कोरापुट से होकर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक जाएगा। जहाँ जहाँ सड़कें बनती है विकास लेके जाती है और ये गडकरी जी का चमत्कार है कि जहाँ जो मांगा, आज मुख्यमंत्री जी को, गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जो भी बात मांगी, गडकरी जी ने वो सारी बातों को पूरा किया। गरियाबंद जिले के अमलीपदर को तहसील बनाए जाने के बाद से ही क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर छाई हुई है। तहसील बनाए जाने के बाद बुधवार की शाम क्षेत्र के सैकड़ों लोग रायपुर के मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गजमाला पहनाकर उनका आभार प्रकट किया। इससे पहले सभी क्षेत्रवासियों ने रायपुर के राजीव भवन में गिरीश देवांगन और सुशील सन्नी अग्रवाल से भी मुलाकात की और उनका भी आभार प्रकट किया। इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि लंबे समय से क्षेत्र के लोगों द्वारा अमलीपदर को तहसील बनाने की मांग की जा रही थी। सीएम भूपेश बघेल ने जन भावना को ध्यान में रखते हुए इसकी सौगात क्षेत्रवासियों को दी है। 18 अप्रैल को राजपत्र में इसका प्रकाशन भी हो गया है। जय जवान जय किसान वंदे मातरम। काफ़ी सालों से तहसील की मांग को लेकर अमलीपदर क्षेत्रवासी मांग कर रहे थे, लेकिन अब भी भूपेश बघेल सरकार आने के बाद इनकी मांग पूरी हुई, जिसके बाद ये सभी आभार प्रकट करते हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सभी क्षेत्रवासी हैं जो यहाँ राजधानी रायपुर के कांग्रेस भवन में मौजूद हैं। कुछ ही देर में ये सभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर उन्हें आभार प्रकट करने पहुँचे। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मांगे थी आपकी, क्या मांगे पूरी हुई? हम बहुत पुराना मांग था हमारा 72 से तहसील के नाम से। आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार 15 साल था, वो कुछ भी नहीं किए। जैसे हमारे कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल की सरकार बना, हमको तहसील का अमलीपदर में दर्जा दिए। काफ़ी साल से संघर्ष किया था आपने, किस किस तरह का संघर्ष था आप लोग का, क्या कहना चाहिए? 15 साल हम आप देख लीजिए, बिंद्रागढ़ नवागढ़ में 15 साल बीजेपी का शासन रहा है। हमने बहुत 50 बार रायपुर आए, गरियाबंद आए, बहुत विरोध प्रदर्शन किया, एक बार भी हमारा बात नहीं सुना गया। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल जी आए, हमारी सरकार आई और हमारे एक बार में हम वस्तुस्थिति बताए उनको, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और अमलीपदर को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया। इसलिए भूपेश है तो भरोसा है। तो ये आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ क्षेत्रवासी यहाँ पहुँचे हुए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर तहसील जो बनाया गया है उसको आभार प्रकट करने यहाँ पर पहुँचे और तमाम जो मांगे हैं उसको भी यहाँ पर रखने वाले हैं। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज़ रायपुर।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को 6 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि स्वावलंबी गौठानों ने मिसाल पेश की है। स्वयं की राशि से 13 करोड़ 18 लाख का गोबर खरीदा है। ये बताता है कि सरकार की योजना कितनी सफल रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत सभी मंडल स्तर और जिले स्तर पर श्रमिकों के लिए निःशुल्क पंजीयन और श्रम कार्ड श्रम विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत पूरे सरगुजा जिले में 900, जिसमें से अंबिकापुर गांधी चौक पर 163 श्रमिकों का निःशुल्क पंजीयन कराया गया। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा यह पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक एक सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के हर मोर्चा के लोग अलग अलग कार्यक्रम करेंगे, जिसके तहत आज सेवा पखवाड़ा का आखिरी दिन है। इसमें हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय अखिलेश सोनी जी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मंडल में यह असंगठित मजदूरों का पंजीयन जो छूट गए हैं उनका करने का कार्यक्रम किया गया है, जिसके तहत हम भी जिले के सभी 12 मंडल में किए हैं और जिला मुख्यालय में हम इस कार्यक्रम को गांधी चौक पे कर रहे हैं। असंगठित श्रमिकों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना पूरे देश में चलाया जा रहा है और उसी का पंजीयन कराया जा रहा है। अगर ये पंजीयन सभी असंगठित श्रमिकों का हो जाता है तो आने वाला समय में जब उनकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तो प्रत्येक व्यक्ति को 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा, 2 लाख का उनका बीमा हो रहा है, उनके बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पूरे परिवार को, सभी को इससे लाभ मिलेगा। राजनांदगांव में छुई खदान के मनरेगा कर्मियों ने बाइक रैली निकालकर अपनी मांगों को बुलंद किया है। मनरेगा कर्मी विगत 4 अप्रैल से हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर मनरेगा कर्मी आंदोलनरत हैं। आंदोलनकारियों ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने वादे से मुकर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि मनरेगा कर्मी के हड़ताल पर चले जाने से गाँव-गाँव में मनरेगा का काम ठप पड़ा हुआ है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, मनरेगा जय, भारत माता की जय। अभी तो लड़ाई है। और हमारी 2 ही मांग है, नियमितीकरण और 1966 नियमावली लागू करें।
हम लोग भी परेशान हैं कि हम हड़ताल नहीं करना चाहते। सभी मजदूर भी बोलते हैं कि हड़ताल कब ख़त्म होगा। हम हड़ताल ख़त्म करना चाहते हैं। शासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी पूरा कर दे और हम लोग काम करें। 120 किलोमीटर बकरकट्टा कुम्हरवाड़ा यहाँ होते हुए जाएगा। चूँकि आज हड़ताल को 18वां दिन हो चुका है और सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे द्वारा केवल 2 सूत्री मांग रखी गई है, जिसमें मनरेगा के अंतर्गत मतलब पंचायत कर्मी का 1966 के तहत हम दर्जा मांग रहे थे, जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है। इसी विरोध में आज हमारे द्वारा बाइक रैली संचालित की जा रही है। पुराने जब चुनाव हुआ पिछले 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस जो सरकार आई है वर्तमान में भी हमारे राज्य में है, उनके द्वारा जन घोषणा पत्र में बोला गया था कि जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनको सरकार बनने के 10 दिन बाद नियमित किया जाएगा। लेकिन आज तक 3.5 साल होने के बावजूद जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं, हम मनरेगा के कर्मचारी हैं, आज भी अनियमित हैं। उनके द्वारा कहा गया था जन घोषणा पत्र में, जिनको पूरा नहीं किया गया है। जी सर, मैं कहना चाहूँगी कि लगभग छत्तीसगढ़ में 42,99,000 परिवार पंजीकृत है और 1,49,00,000 परिवार जो है कार्यरत है। हम लोग हड़ताल नहीं करना चाहते, हमारी इच्छा भी नहीं है कि हम लोग हड़ताल करें। हम अपने मांगों को लेकर एक रैली निकाले हैं, बाइक रैली। हम चाहते हैं कि हमारी मांगे सरकार तक पहुंचे और हमारी मांग को पूरा करें। उनके द्वारा हमारे मंच में आकर कहा गया था कि इस साल किसानों का है, अगले साल कर्मचारियों का होगा, लेकिन आज तक वो दिन हमारे लिए नहीं आया है। आज भी हम अनियमित हैं और इसके तहत जो शिक्षाकर्मी थे उनको संविलियन कर दिया गया है, उनका सैलरी बढ़ गया है, उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, मेडिकल की सुविधाएं, छुट्टी मिल रही है, उनका सैलरी बढ़ा हुआ है, सब चीज़ें। लेकिन आज भी हम इस महंगाई के दौर पे वहीं के वहीं पे हैं और जबकि हमारा वेतन समय में नहीं आता मनरेगा कर्मियों का। हम लोग मज़दूरों की रोज़गार की गारंटी लेते हैं। 100 दिवस के रोज़गार के लिए हमारा राज्य रिकॉर्ड मानव दिवस जनरेट करके अव्वल है, बाकी राज्यों से कहीं आगे हैं हम। हमारे राज्य को बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनमें काम करने वाले जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो ग्राम पंचायत स्तर से रोजगार सहायक से लेकर राज्य स्तर पर जितने भी कर्मचारी हैं, ना ही उनका आज तक वेतन बढ़ा है, ना ही उनको कोई सुविधाएं दी जा रही हैं। उसके अलग उनके द्वारा हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है और ना ही उनको अपील करने की कोई भी प्रावधान है। तो हम 4 अप्रैल से हमारे मनरेगा महासंघ के बैनर तले हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और हमारे साथी दंतेश्वरी माता के चरण स्पर्श कर वहाँ से दांडी यात्रा रायपुर तक के लिए निकाले हुए हैं, जिसके तहत हम लोग आज छुईखदान ब्लॉक में, जनपद पंचायत छुईखदान ब्लॉक, जिला राजनांदगांव में आज हम लोग बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जो आज करीब 150 किलोमीटर वनांचल होते हुए बगरकट्टा साल्हेवाड़ा होते हुए हम लोग नर्मदा होते हुए छुईखदान वापस आएंगे। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम वो जो कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के उन्हीं किसानों के बच्चे हैं जिनके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। हम कहीं बाहर के नहीं हैं, हम छत्तीसगढ़ के ही हैं, तो उनको सोचना ही पड़ेगा। नहीं तो हम ये हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती तब तक हम लोग करते रहेंगे। राजनांदगांव जिले के ग्राम मोहबा और सिंगारपुर के सैकड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और राशि न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बता दें कि किसानों ने कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। किसानों ने 2021 और 22 के लिए फसल बीमा कराया था। बीते वर्ष कम बारिश के चलते फसल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि की अविलंब भुगतान करने की मांग की है। पिछले साल भी इसी तरह का मामला आया था, हम लोगों ने आवेदन किया था, तो पिछले साल का मामला में पता चला
कि 8 सिंचित भूमि वाले सिर्फ 8 किसान को ही बीमा का फ़ायदा मिला है, जब उस 8 किसान में 2-3 किसान ऐसे भी थे जिनका खेत में यानी सिंचाई का साधन ही नहीं है। वैसे कभी सिंचित भूमि में उसका नाम दिया और हम लोग का सिंचाई का साधन नहीं है या सिंचाई सिंचित भूमि है, लेकिन कलेक्टर महोदय की तरफ से या फिर कृषि विभाग की तरफ से जो फॉर्म दिया जाता है बीमा के लिए, उस फॉर्म में कहीं भी सिंचित असिंचित बोल के कॉलम नहीं था। जो लाखों रुपये तनख्वाह पाने वाले जो फॉर्म को फाइनलाइज करते हैं, उस फॉर्म में सिंचित असिंचित भूमि का कॉलम नहीं है, तो हम अपने किसान कैसे अपने मन से देंगे? जब लोग आत्महत्या करते हैं तभी लोग को नज़र में दिखता है। हम लोग को मजबूर ना करी सरकार आत्महत्या करने के लिए, ये मेरा सरकार से निवेदन है। सरगुजा जिले में यूथ कांग्रेस ने नए इलेक्शन सिस्टम के रूप में अपने पदाधिकारियों की वोटिंग की तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरान युवा कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि अंबिकापुर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की चुनाव की तैयारियां विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, इसके साथ ही राज्य स्तर पर होनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूथ कांग्रेस में सिस्टम लागू किया है। हमारे युवा साथी जो मेंबर भी बनेंगे और पदाधिकारी बनेंगे। अभी ये 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हमारा नॉमिनेशन का प्रोसेस रहेगा, जिसमें हमारे युवा साथी लोग असेंबली, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी और स्टेट प्रेसिडेंट के लिए अपना नामांकन करेंगे। तो इसके बाद 21 तारीख से लेकर के जो 30 तारीख है, इसके बीच में हमारे ऑब्जेक्शन का रहेगा और 2 मई को आपका स्क्रूटनी किया जाएगा इस नॉमिनेशन का और 5 मई को आपका फाइनलाइज किया जाएगा जितने भी आपके स्टेट, असेंबली, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरीज के लोग हैं, इनको हम फाइनलाइज करेंगे। अभी हाल ही में हमने कोई 5-6 स्टेट हमारे देश के अंदर किए हैं ऑनलाइन सिस्टम से, तो ये प्रक्रिया उसी के आधार पर किया जा रहा है। जांजगीर चांपा में किराना दुकान की तीसरी मंजिल में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना बताई जा रही है। घटना बारद्वार थाना क्षेत्र के अनिल किराना स्टोर की है। ज्यादा प्रेशर चल रहा है। राजधानी रायपुर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कई मामलों पर कार्रवाई भी हुई है, बावजूद इसके चोरी के मामलों में कोई कमी नहीं दिख रही है। फिर एक बार शहर के मोवा थाना क्षेत्र स्थित सूने मकान में चोरों ने दिन दहाड़े धावा बोल दिया और घर से लगभग 3 से 4 लाख रुपए के कैश और सामान पार कर ले गए। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों इस घर में रहते थे, जो कि जॉब पर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने यहां धावा बोल दिया। पति पत्नी जब वापस आए तब जाकर उन्हें इस बारे में जानकारी हुई, जिसके बाद पीड़ित दंपत्ति ने मोवा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। सिविल लाइन सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने मामले की पुष्टि की है। पंडरी थाना पंडरी क्षेत्र अंतर्गत मुआ बस्ती में रहने वाले अभिषेक चटर्जी, जो कि एक बिग बाज़ार में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, और उनकी धर्मपत्नी जो कि प्राइवेट स्कूल में लेक्चरर है। दिन के वक्त दोनों घर से काम के लिए निकले हुए थे। जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में ऊपर से कोई प्रवेश करके अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसे अलमारी में रखे हुए जो 3 लाख रुपए हैं, जो अलमारी तोड़कर ले लिए गए हैं। इस पर थाना पंडरी में रिपोर्ट हुई है और रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है वो पुलिस लगातार तलाश रही है। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में जानकारी मिली है और जिनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि जल्दी चोरों का सुराग मिलेगा और पुलिस उन तक पहुंच पाएगी। अगली खबर जांजगीर से, जहां कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर के कृषि वैज्ञानिक चंद्रशेखर खरे को कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं।
पीड़िता द्वारा कल दिनांक को रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उनके साथ आरोपी चंद्रशेखर खरे कृषि वैज्ञानिक के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर लगातार दैहिक शोषण किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट पर विधिवत धारा 376 का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया था और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय जेल भेजा गया है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। इस संबंध में आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य के सभी शासकीय और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से 14 जून तक ग्रीष्मावकाश देने का निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में कुछ विषयों में एंडलाइन असेसमेंट 25 अप्रैल को किया जाना है। उन विषयों में जो विद्यार्थी स्वेच्छा से स्कूल जाना चाहते हैं उनका एंडलाइन असेसमेंट निर्धारित तिथि को किया जाएगा। इसके पश्चात अगले शिक्षा सत्र के लिए स्कूल 15 जून से ही खुलेंगे। यह आदेश सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों में लागू होगा। अब देखते हैं कार्यक्रम सुभाष की बात। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत समसामयिक मुद्दे पर सुभाष की बात करने जा रहे हैं। दरअसल इस समय हमारे देश में आवारा भीड़ के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो आवारा भीड़ है इसके हाथ में धर्म की ध्वजा है और ये धर्म और संस्कृति की रक्षा के नाम पर निकल पड़ी है और ये भीड़ बहुत ही आक्रामक है। यदि समय रहते हमने इस भीड़ को नियंत्रित नहीं किया तो पता नहीं आने वाले समय में यह भीड़ लाल किले से लेकर संसद तक चढ़ाई करके अपने ही सिपल सालारों के लिए कहीं भस्मासुर ना बन जाए। गुरु हरिशंकर परसाई ने इस आवारा भीड़ के खतरे को बहुत पहले पहचान लिया था। वे कहते हैं कि यूरोप में दूसरे महायुद्ध के दौरान जो पीढ़ी पैदा हुई उसे लास्ट जनरेशन, खोई हुई पीढ़ी कहा जाता है। युद्ध के दौरान अभाव, भुखमरी, शिक्षा, चिकित्सा की ठीक से व्यवस्था नहीं हुई तो युद्ध में सब बड़े लोग, बच्चों की परवाह भी किसी ने नहीं किया, तो बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे एक हाशिए पे चले गए। हमारे देश में हमने देखा कोरोना काल के दौरान बेरोजगारी, भुखमरी, चिकित्सा का गंभीर अभाव, महंगाई की मार झेल रहे लोग, ऐसे में युवा वर्ग को काम पे लगाने की बजाय धर्म संस्कृति की अफीम चटाकर एक ऐसी भीड़ में तब्दील किया जा रहा है जो अनियंत्रित है, दिशाहीन है। हरिशंकर परसाई अपने निबंध आवारा भीड़ के खतरे में लिखते हैं, युवक युवतियों के सामने आस्था का संकट है। सब बड़े उनके सामने नंगे हैं। आदर्श, सिद्धांतों, नैतिकताओं की धज्जियां उड़ रही हैं। वे धूर्तता, अनैतिकता, निष्ठा को अपने सामने सफल और सार्थक होते देख रहे हैं। एक नई पीढ़ी अपने ऊपर से अधिक जड़ और दकियानूस हो गई है। यह हताशा से उत्पन्न भाग्यवाद के कारण हुआ है। अपने पिता से अधिक तत्ववादी, बुनियाद परस्त ये नई पीढ़ी है। धर्म की रक्षा के नाम पर इस समय जिस तरह से हमने जहांगीरपुरी में देखा, हमने मध्य प्रदेश के खरगोन में देखा और अमूमन हम देश में चाहे कर्नाटक हो या कहीं पर भी देखें, हम देख रहे हैं कि कहीं हनुमान चालीसा वर्सेस लाउड स्पीकर या कुरान या अजान, इसकी लड़ाई चल रही। बम्बई जैसी जगह में राज ठाकरे मुसलमान को धमका रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या शिवराज सिंह जैसे मुख्यमंत्री, वो बुलडोजर चलवा रहे हैं। धार्मिक संस्थाएं जुलूस, लाउड स्पीकर को लेकर पूर्व में जारी सारे निर्देश, कानून, नियम ताक पर हैं। जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां तनाव बढ़ाने में लगा हुआ है। यह भीड़ लोगों के खान पान, रहन सहन, पूजा पद्धति को लेकर भी मारपीट पे आमादा है। सुप्रसिद्ध विचारक चिंतक सुधीर चंद्र अपनी किताब हिंदुत्व और हिंदुस्तान में लिखते हैं कि देश में सांप्रदायिकता का खतरा सिर्फ जानी पहचानी सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टियों या संकीर्ण धार्मिक सांस्कृतिक दलों से नहीं है। प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके से हमारे तथाकथित राष्ट्रीय एवं धर्मनिरपेक्ष दल भी सांप्रदायिकता से परे नहीं है। वो इसमें जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की जो राजनीति इंदिरा गांधी के समय खेली गई थी उसके बारे में भी बात करते हैं। इस समय जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस में चुनाव को इस पैमाने पे जो सांप्रदायिक करेगी ये लोगों ने सोचा नहीं था। उस समय हाथ पर मुहर लगाई है भगवान राम का हाथ कहने वाले कांग्रेस अब राम के साथ से कहीं पीछे चली गई है और भाजपा ने राम पर लगभग अपना कॉपीराइट कर लिया। आज राम जय जय श्री राम उनके हैं, या लगता है कि राम उनके साथ हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि अगले लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि जिस तरह उन्हें पिछले लोकसभा चुनाव में मां गंगा ने बनारस बुलाया था, इस बार उन्हें भगवान राम अयोध्या बुलाएं। राम के बुलावे को भला कौन टाल सकता है। अयोध्या में बन रहा भव्य मंदिर
और पर्यटक स्थल चुनाव से पहले सज धज के तैयार हो जाएगा, तो निश्चित रूप से राम की अगवानी करने के लिए वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हों तो हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भाजपा को आज से लगभग 3 दशक पहले ये लग गया था कि वह कितनी भी कोशिश कर ले वो मुस्लिम वोट नहीं जुटा सकती। फिर उन्होंने इसी कमी को अपनी ताकत बनाया और पूरी तरह हिंदू वोट पर पार्टी को केंद्रित किया। कांग्रेस और बसपा में बटे हिंदू वोट को अपनी ओर खींचने के लिए कट्टर हिंदूवाद को अपना हथियार बनाया। कांग्रेस, भाजपा और सपा के पास मुस्लिम प्रेम एक कमजोरी की तरह रहा। भाजपा इस कमजोरी से बाहर आ चुकी है। भाजपा ने पूरी तरह मुस्लिम मोह को छोड़ दिया है। दूसरी पार्टियों की मुस्लिम धर्मनिरपेक्षता को हिंदुओं की उपेक्षा के तौर पर प्रचारित किया गया और कहीं ना कहीं ये भावना जो है मुस्लिमों के प्रति एक घृणा में तब्दील हुई है और इस घृणा से जो धार्मिक उन्माद पैदा हुआ, उससे जो कथित रूप से जो एक फार्मूला निकल के आया सफलता का, वो कहीं ना कहीं भाजपा को अपने अनुकूल रखता है। भाजपा इस उन्माद को बनाए रखना चाहती है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है ये धार्मिक उन्माद एक जुलूस की शक्ल में, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो, चाहे हनुमान चालीसा का हो, वो इस तरह से निकल रहा है कि कहीं ना कहीं वो इससे एक टकराहट की स्थिति बने और दोनों संप्रदाय लड़ें, तो जो बहुसंख्यक हिंदू है वो और हिंदू हो और मुसलमान और कट्टर मुसलमान हो, और ये जो कथित घृणा उन्माद में बदलने का खेल है वो बहुत तेज़ी से इस तरह से हमारे देश में हो रहा है। और ये कड़वा सच भी है कि भारत में मुसलमानों की एक बड़ी संख्या अशिक्षित और धार्मिक रूप से घोर कट्टर है। मुसलमानों में भी धार्मिक उन्माद को हिंदुओं के प्रति घृणा की तरह बदलने का काम वहाँ के कट्टर मुल्ला मौलवियों ने अपनी सत्ता को बचाए रखने और बनाए रखने के लिए किया है। मदरसों और मस्जिदों में दी जा रही शिक्षा मुस्लिम बच्चों के भीतर जीवन के प्रति कोमलता खत्म कर रही है और सांप्रदायिक घृणा और गैर जरूरी ढंग से उन्हें क्रूर बना रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें जो लोग हैं वो समझना पड़ेगा कि अगर सांप्रदायिक सद्भाव की सारी कोशिशें लगभग एक तरफा होने लगेगी तो कहीं ना कहीं इससे लोगों के मन में ये बात आता है कि जैसे जो कांग्रेस के साथ लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों की पक्षधर है, तो अगर हमने देखा कि खरगोन हो, करौली हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो या देश के अन्य भागों में हाल ही में होने वाले सांप्रदायिक दंगे इसका परिणाम है। खरगोन में हिंदू संगठनों की मांग की कि दंगाई मुसलमानों को चिन्हित कर लिया जाए और उनके मकान तोड़ दिए जाए, और इसको हिंदू अभिमान की तरह, न्याय की तरह हिंदुओं को लगने लगा और सरकार ने उस पर बुलडोजर चलाने में कोई कोताही नहीं की। इससे हिंदुओं को बड़ी खुशी मिली। भाजपा के हाथ एक सफलता का सूत्र लग गया कि इन दंगों में कहा गया कि सत्ता इसको अपनी 2024 की भविष्य की सफलता के रूप में देख रही है। वो जानती है कि अगर हम बहुसंख्यक हिंदू यदि हमारी इस कार्य से खुश होते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए वो कार्य महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो मुख्य मुद्दे हैं, जो हमारे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, वो एक तरफ हो गए हैं और उसकी जगह कहीं ना कहीं ये जुलूस, हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, ये सारी चीज़ों ने एक राय, और अब पूरे देश में एक नए धार्मिक जुलूस निकालने का, हर समाज अपनी ताकत दिखाने का एक नया ट्रेंड चला है। पुलिस और प्रशासन के सामने ये सबसे बड़ा एक चुनौती के रूप में भी हो गई है कि किस तरह से वो धार्मिक जुलूसों को नियंत्रित करे, क्योंकि ये बात तय है कि जब इस तरह के जुलूस होते हैं तो इसमें टकराहट होती है और राजनीतिक पार्टियाँ जो कहीं ना कहीं किसी जाति की राजनीति कर रही हैं, किसी धर्म की राजनीति कर रही हैं, तो उनको इससे फ़ायदा होता है। तो इस समय हम देख रहे हैं कि पूरे देश में एक आवारा भीड़ चारों तरफ मंडरा रही है। वो भीड़ किसी भी धर्म की ध्वजा लेकर चल रही है। जहाँ पर जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक को या जो कम है संख्या में उसको दबाने की कोशिश कर रहा है या उस पर हमला कर रहा है। सबसे ख़राब बात यह है कि जिस शासन को संविधान के तहत काम करना चाहिए, जिसको जाति धर्म से अलग हटकर काम करना चाहिए, वो भी बहुत बायस तरीके से काम कर रहा है। इस भीड़ के हौसले इस वजह से भी बढ़े हुए हैं। अगर समय रहते हम नहीं चेते और हमको लगा कि ये भीड़ हमको वोट में तब्दील कर रही, तो हो सकता है कि 2-4 बार कोई पार्टी जीत जाए, पर जब ये भीड़ अनियंत्रित होगी तो निश्चित रूप से ये भीड़ भस्मासुर में तब्दील होगी और ये अपने ही बनाए हुए लोगों को नष्ट करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।